दोस्तों आज के समय में हम कई सारी चीज़ों की प्रिंटिंग देखते हैं, जैसे कि बुक्स की, न्यूज़पेपर्स की, मैगजीन्स की, पोस्टर्स की। इनफैक्ट हर वो चीज़ जो कि पेपर पर छपती है उसी को तो हम प्रिंटिंग कहते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रिंटिंग इज द मेथड और प्रोसेस टू पुटिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन पेपर इज कॉल्ड प्रिंटिंग। यानी कि प्रिंटिंग एक ऐसा तरीका होता है जिससे टेक्स्ट और इमेजेस को पेपर पर छापा जाता है। तो इस चैप्टर में हम इसी प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि पहले के टाइम पर ये प्रिंटिंग किस तरीके से होती थी और ये प्रिंटिंग समय के साथ साथ किस तरीके से एडवांस होती गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के एक अमेजिंग चैप्टर को जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। पहला टॉपिक है हमारा द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। दोस्तों शुरुआती समय में यानी कि आज से बहुत साल पहले प्रिंटिंग की शुरुआत होती है और ये प्रिंटिंग की शुरुआत होती है ईस्ट एशिया से। ईस्ट एशिया में भी 3 देशों से, चाइना, जापान और कोरिया। दोस्तों उस समय पर इन देशों में हैंड प्रिंटिंग चलती थी, मतलब हाथों से ही छपाई होती थी। क्योंकि उस समय पर प्रिंटिंग के लिए कोई मेजर टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए जितनी भी छपाई होती थी वो हैंड प्रिंटिंग के थ्रू होती थी। तो हम लिख सकते हैं In earliest time, there was only print technology which developed in China, Japan and Korea that was hand printing। आया समझ में? अब दोस्तों इन तीनों कंट्रीज में से हमें केवल इन 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ना है, चाइना एंड जापान, कि इन 2 कंट्रीज में हैंड प्रिंटिंग किस तरीके से होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाइना से। प्रिंट इन चाइना। दोस्तों चाइना में प्रिंटिंग स्टार्ट होती है 594 AD से। उस समय पर चाइना में प्रिंटिंग के लिए एक मेथड इस्तेमाल किया जाता था जो कि था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हैंड प्रिंटिंग ही थी क्योंकि इसे मैनुअली किया जाता था। तो ये क्या होती थी चलिए जानते हैं। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाज अ टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन पेपर बाय रबिंग ऑफ इंक्ड सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक। मतलब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक होती थी जिसमें पेपर को एक वुडन ब्लॉक पर रब किया जाता था जिस पर इंक लगी होती थी, जिससे जो कुछ भी वुडन ब्लॉक पर पैटर्न होता था वो पेपर पर छप जाता था, जैसा कि आप इन इमेजेस में देख सकते हो। लेकिन दोस्तों इस मेथड में एक प्रॉब्लम थी कि जो कुछ भी पेपर पर छपता था वो पेपर की दूसरी साइड भी छप जाता था। इसके पीछे रीजन था क्योंकि उस समय के जो पेपर होते थे वो काफी ज्यादा थिन और पोरस होते थे, जिस वजह से इंक दोनों साइड चली जाती थी और पेपर का इस्तेमाल केवल एक ही तरफ हो पाता था। इसलिए उस समय पर जितनी भी बुक छपती थी वो अकॉर्डियन स्टाइल में छपती थी, मतलब एक तरफ ही छपती थी, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। इस तरह की बुक्स को अकॉर्डियन बुक्स बोला जाता था। अब सवाल ये उठता है कि चाइना में बुक्स की जरूरत क्या थी, आखिर चाइना में बुक्स प्रिंट क्यों हो रही थी। इसके पीछे रीजन था उस समय पर जो चाइना था वो एक इंपीरियल स्टेट था, मतलब वहां पर राजाशाही शासन था। तो वहां का जो राजा था वो एक एग्जाम कंडक्ट करवाता था फॉर अ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। मतलब वहां एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चलता था, उसके एंट्रेंस के लिए एक एग्जाम होता था। जैसे हमारे इंडिया में यूपीएससी के लिए एग्जाम होता है ना, ठीक उसी तरीके से वहां पर भी एग्जाम होता था ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स के लिए। तो बहुत सारे चाइनीज एस्पिरेंट इस एग्जाम के लिए पढ़ाई करते थे और ऑब्वियस ही बात है जब वो पढ़ाई करते थे तो उसके लिए उन्हें टेक्स्ट बुक की जरूरत होती थी। इसलिए जो है चाइना में बहुत ही वास्ट नंबर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स का छपना स्टार्ट हो गया था और 16th सेंचुरी तक आते आते जैसे जैसे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते गए वैसे वैसे चाइना में प्रिंटेड मटेरियल्स का छपना और ज्यादा बढ़ता गया। धीरे धीरे 17th सेंचुरी तक आते आते चाइना में अर्बन कल्चर बूम करने लगता है, यानी कि शहरीकरण होने लगता है। मतलब गांव के लोग शहरों की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से प्रिंट चाइना में और भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। प्रिंट का इस्तेमाल केवल स्कॉलर ऑफिशियल्स ही नहीं कर रहे थे, बल्कि कई सारे मर्चेंट्स ने भी ट्रेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए भी प्रिंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे चाइनीज लोगों का रीडिंग में भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। अब जो रीडिंग थी वो एक शौक बन गया था, यानी कि एक लेसर एक्टिविटी बन गई थी। इसलिए चाइना के जो नए नए रीडर्स थे वो अपनी प्रेफरेंसेस देना शुरू कर देते हैं अलग अलग बुक्स के लिए, जैसे कि फिक्शनल नैरेटिव्स के लिए, पोइट्रीज के लिए, ऑटोबायोग्राफीज के लिए, एंथोलॉजीज के लिए, रोमांटिक प्लेस के लिए। इसलिए इस तरह की बुक्स का भी प्रोडक्शन बढ़ने लगा था। और तो और दोस्तों जो अमीर महिलाएं थी चाइना की वो भी किताबों को पढ़ना शुरू कर देती है और कई महिलाएं तो अपनी पोइट्रीज को, प्लेस को, बायोग्राफीज को छपवाना भी शुरू कर देती हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक जितनी भी छपाई हो रही थी वो हैंड प्रिंटिंग के थ्रू ही हो रही थी, क्योंकि अभी भी मैकेनिकल प्रिंटिंग नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों लेट 19th सेंचुरी में चाइना में मैकेनिकल प्रिंटिंग आ जाती है और ये मैकेनिकल प्रिंटिंग आती है वेस्टर्न कंट्री से, यानी कि यूरोप से। और जैसे ही मैकेनिकल प्रिंटिंग चाइना में आती है
वैसे ही प्रिंटेड मटेरियल का प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ने लगता है और देखते ही देखते संघाई जो है वो एक न्यू प्रिंट कल्चर का हब बन जाता है। तो देखा आपने, जहाँ 19वीं सेंचुरी से पहले चाइना में हैंड प्रिंटिंग चलती थी, वहीं 19वीं सेंचुरी के बाद चाइना में मैकेनिकल प्रिंटिंग आ जाती है। प्रिंट इन जापान। अभी तक हमने देखा कि चाइना में प्रिंट की शुरुआत कैसे हुई थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि जापान में कैसे प्रिंट की शुरुआत होती है। तो अराउंड 768-770 एडी बहुत सारे बुद्धिस्ट मिशनरी ट्रैवल करते हैं चाइना से जापान, और ये अपने साथ ले जाते हैं हैंड प्रिंटिंग टेक्निक। अब इससे हुआ क्या कि जापान में भी हैंड प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है, और इसी हैंड प्रिंटिंग टेक्निक की मदद से जापान में एक पहली बुक छपती है जिसका नाम था डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्रा जापान की सबसे पुरानी प्रिंटेड बुक थी। इस बुक को लगभग 1868 एडी में पब्लिश किया गया था। इस बुक के अंदर 6 शीट्स थी जिन पर कई सारे टेक्स्ट और वुडकट इलस्ट्रेशन थे। अब आप इस इमेज को देखो, ये डायमंड सूत्रा के एक पेज की इमेज है जो कि हमारी एनसीईआरटी में भी इंक्लूडेड है। अब धीरे धीरे क्या होता है, जापान में भी प्रिंट डाइवर्सिफाइड होने लगता है। जो टेक्सटाइल थे, प्लेइंग कार्ड्स थे, पेपर मनी थी, इनके ऊपर भी छपाई होने लगती है। इन मिडिएबल जापान यानी कि लगभग 13वीं सेंचुरी से 15वीं सेंचुरी का जो पीरियड था, उसमें कई सारे पोइट्स और प्रोस राइटर्स भी अपनी बुक्स को रेगुलरली पब्लिश करने लगते हैं, जिस वजह से बुक्स का अमेंडेंट मार्केट में बढ़ने लगता है और बुक्स की कीमतें भी कुछ हद तक सस्ती हो जाती हैं। और अब धीरे धीरे क्या होता है, जापान में विजुअल मटेरियल्स की भी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पेंटिंग वगैरह भी छपना शुरू हो जाती है। लेट 18वीं सेंचुरी तक आते आते जापान में एक सिटी थी ईडो, जिसे आज के समय में हम टोक्यो के नाम से जानते हैं। उसमें अलग अलग पेंटिंग छपने लगती है जो कि अर्बन कल्चर को डिपिक्ट करती थी। तो इस तरीके से जो जापान की लाइब्रेरीज थी और बुक स्टोर्स थे, वो पूरी तरीके से भर जाते हैं हैंड प्रिंटेड मटेरियल से। अब दोस्तों हमें एक व्यक्ति के बारे में पढ़ना है जिनका नाम था कीटागावा उटामारू। इनका जन्म 1753 में ईडो में हुआ था। ये एक फेमस जापानीज आर्टिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, अलग अलग पेंटिंग्स बनाई थी। जैसे कि कुछ पिक्चर्स इन्होंने फ्लोटिंग वर्ल्ड को डिपिक्ट करते हुए बनाई थी, मतलब हम वर्ल्ड को किस नजरिए से देखते हैं इस आधार पर। और कुछ इन्होंने बनाई थी ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस को डिपिक्ट करते हुए, मतलब आम लोग कैसे अपना जीवन जीते हैं। तो इस तरीके की जो आर्ट फॉर्म होती है उसे उकियो बोला जाता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा प्रिंट कम्स टू यूरोप। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रिंट की शुरुआत यूरोप में कैसे होती है। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि पुराने समय में कई सारे सिल्क रूट्स हुआ करते थे जिसके थ्रू ट्रेड होता था। तो इन्हीं सिल्क रूट के जरिए चाइना से सिल्क और मसाले ही ट्रेवल नहीं करते थे, बल्कि इनके साथ साथ पेपर भी ट्रेवल करता था चाइना से यूरोप में। तो इस तरीके से पेपर भी यूरोप में पहुंचता था, जिस वजह से होता क्या है कि यूरोप में मैन्युस्क्रिप्ट्स बनने लगती हैं, यानी कि हाथों से लिखने वाली किताबें बनने लगती हैं। क्योंकि उस समय पर यूरोप में प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, बस पेपर आ गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रिंट की टेक्नोलॉजी आखिर यूरोप में आती कैसे है। तो इटली के एक फेमस एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था मार्को पोलो। वो कई सालों से चाइना को एक्सप्लोर कर रहे थे, मतलब चाइना की छानबीन कर रहे थे, कई सारी चीजें सीख रहे थे। ऐसे ही वो चाइना में प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी सीखते हैं। तो 1295 में जब वो चाइना को एक्सप्लोर करने के बाद वापस इटली आते हैं, तो वो अपने साथ हैंड प्रिंटिंग टेक्निक लाते हैं, या हम कह सकते हैं वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक लाते हैं। तो इससे होता क्या है, इसी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक की मदद से इटली में भी कई सारी बुक्स का प्रिंट होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों उस समय के जो रिच पीपल थे, जिन्हें अरिस्टोक्रेट्स बोला जाता था, मतलब जो राजा के करीबी लोग थे, वो इन प्रिंटेड बुक्स को खरीदना प्रेफर नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रिंटेड बुक्स की पेपर क्वालिटी कमज़ोर होती थी और ये बुक्स सस्ती होती थी। इसलिए वो ये सोच रहे थे कि अगर उन्होंने इन बुक्स को खरीदा तो उनका स्टैंडर्ड गिर जाएगा। इसलिए इनके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर पर मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी जिन्हें बेलम बोला जाता था। बेलम ऐसे पेपर होते थे जिन्हें जानवरों की स्किन से बनाया जाता था, इसलिए ये एक्सपेंसिव होते थे। वहीं जो स्टूडेंट्स थे और मर्चेंट्स थे, वो इन हैंड प्रिंटेड बुक्स के आने से बहुत खुश थे, क्योंकि ये बुक्स सस्ती थी, इसलिए ये इजीली अफोर्ड कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों ये जो हैंड प्रिंटिंग टेक्निक आई थी, वो अभी भी यूरोप में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी, जिस वजह से बुक्स की डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी यूरोप के अंदर। तो जो बुक सेलर थे, मतलब किताबें बेचने वाले लोग थे, वो स्क्राइब्स को हायर करने लगते हैं। स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो हाईली स्किल्ड राइटर्स होते हैं, जो एक मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी कर कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाते हैं हाथों से लिखकर। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, वो किताबों की बढ़ती डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसके पीछे रीज़न थे, एक तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि एक एक करके किताबों को कॉपी कर लिखना कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है।
दूसरा रीज़न ये था कि जो कॉपी करने वाले लोग होते थे यानी कि स्क्राइब्स होते थे, वो बहुत ज़्यादा कीमत चार्ज करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए। वहीं दूसरी ओर क्या होता है, जो मार्को पोलो द्वारा लाई गई हैंड प्रिंटिंग टेक्निक थी वो पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो बुक सेलर थे उन्हें एक अल्टरनेटिव मिल जाता है हैंड प्रिंटिंग के रूप में। और अब जो बुक्स का प्रोडक्शन था वो इसी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक से होने लगता है। लेकिन दोस्तों वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी कुछ ही हद तक बुक्स की डिमांड को पूरा कर पाती है, क्योंकि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी तो हैंड प्रिंटिंग ही ना, इसलिए अभी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसको मैनेज करना बहुत सस्ता हो और जिससे प्रिंटिंग जल्दी हो सके। तो इस समस्या का हल लेकर आते हैं एक जर्मनी के व्यक्ति जिनका नाम था जॉन गुटेनबर्ग। ये क्या करते हैं, 1930s में दुनिया की पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करते हैं। अब ये थे कौन, इन्होंने ये कैसे किया था, चलिए जानते हैं। गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। दोस्तों जो गुटेनबर्ग थे वो जर्मनी में रहने वाले एक नागरिक थे जो कि एक मर्चेंट के बेटे थे। इनके बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फार्म थे ऑलिव और ग्रेप्स के। तो ये बचपन से ही वाइन प्रेसेस और ऑलिव प्रेसेस को देखते हुए आ रहे थे, मतलब ये ऐसी मशीनों को देखते हुए आ रहे थे जिनसे ऑलिव या ग्रेप्स को प्रेस किया जाता था। इसलिए इन्हें पूरा आइडिया था कि एक नॉर्मल प्रेस कैसे काम करती है। इसके अलावा दोस्तों जो गुटेनबर्ग थे वो एक मास्टर गोल्ड स्मिथ भी बन जाते हैं, मतलब एक अच्छे और परिपक्व सुनार भी बन जाते हैं। इसलिए इन्हें पूरी नॉलेज थी कि ज्वेलरीज को कैसे आकार दिया जाता है। तो ये अपनी इन्हीं दो नॉलेज का यूज करके पहली प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप करते हैं। अब ये प्रेस दिखती कैसी थी वो हम इस डायग्राम से समझते हैं। तो ये थी जॉन गुटेनबर्ग की पहली प्रिंटिंग प्रेस। इसमें ऊपर की साइड एक बड़ा सा स्क्रू दिया हुआ था और उस पर एक हैंडल था। इस हिस्से को प्लेटन बोला जाता था और इसको प्रिंट ब्लॉक बोला जाता था, जिस पर पेपर को रखा जाता था और हैंडल को घुमाकर उस पर प्रिंट किया जाता था। तो ये नॉर्मल सा मैकेनिज्म था इस प्रिंटिंग प्रेस का। अब दोस्तों अब आप इस प्लेटन को देखो, इसको अगर हम बॉटम से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसमें अलग अलग अल्फाबेटिकल माउल्ड्स का इस्तेमाल किया गया था जिन्हें हम मूव कर सकते थे, मतलब अरेंज कर सकते थे, जिससे जो कुछ भी प्रिंट चाहिए होता था वो आसानी से लिया जा सकता था। इसमें थोड़ी बहुत कमियां थी, बट 1448 तक आते आते गुटेनबर्ग अपनी प्रिंटिंग प्रेस को पूरी तरीके से तैयार कर लेते और इस प्रिंटिंग की मदद से जो पहली बुक छपी थी उसका नाम था बाइबल। बाइबल की 3 सालों में लगभग 180 कॉपीज प्रोड्यूस की जाती। अगर हम उस समय को ध्यान में रखकर बात करें तो ये बाकी प्रिंटिंग की फील्ड में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब दोस्तों ऐसा नहीं था कि प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से हाथों का काम बिल्कुल ही खत्म हो गया हो, बल्कि किताबों के प्रिंट होने के बाद भी जो किताबों के ऊपर जो कलाकारी करनी होती थी वो अभी भी हाथों से ही होती थी। जैसे कि जो पेज के बॉर्डर बनाए जाते थे वो अभी भी हाथों से ही बनाए जाते थे, या फिर बॉर्डर पर जो डिज़ाइन वगैरह देना होता था वो भी हाथों से ही दिया जाता था। इसके अलावा जो खाली जगह होती थी वहाँ पर कोई पैटर्न या इमेजेस बनानी होती थी वो सब हाथों से ही पेंट की जाती थी। 1550 तक आते आते जो प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी थी वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाती है। इससे होता क्या है कि बुक्स का प्रोडक्शन बूम कर जाता है। मतलब जहाँ मिड 15th सेंचुरी में बुक्स का प्रोडक्शन 20 मिलियन था, बाई मिड 16th सेंचुरी तक आते आते बुक्स का प्रोडक्शन 200 मिलियन हो जाता है। तो ये जो शिफ्ट हुआ था हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में, इसी को बोला जाता है प्रिंट रेवोल्यूशन। मतलब मैकेनिकल प्रिंटिंग के आने के बाद प्रिंट रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। थर्ड टॉपिक है हमारा द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। मतलब इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो प्रिंट रेवोल्यूशन आया था उससे सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। अ न्यू रीडिंग पब्लिक। दोस्तों अगर हम पुराने समय की बात करें, यानी कि प्रिंट रेवोल्यूशन से पहले किताबें पढ़ने का अधिकार केवल अलाइट लोगों के पास होता था, मतलब राजाशाही या अमीर लोगों के पास होता था। इसके पीछे 2 रीज़न थे। पहला कि उस समय पर यही लोग पढ़े लिखे होते थे, इसलिए यही लोग किताबों को समझ पाते थे। दूसरा, ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिच होते थे, इसलिए ये इजीली अफोर्ड कर पाते थे इन किताबों को। वही जो कॉमन सिटीजन थे, मतलब आम लोग थे, वो एक तो बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, मतलब इलिटरेट होते थे। दूसरा, ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते थे, इसलिए ये किताबों को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसी कारण से ये लोग ओरल कल्चर को फॉलो करते थे, मतलब केवल सुनते थे। बड़ी बड़ी गैदरिंग्स वगैरह होती थी जिसमें एक व्यक्ति नरेट करता था और बाकी लोग केवल सुनते थे। लेकिन फिर क्या होता है, प्रिंट रेवोल्यूशन आता है, जिस वजह से मार्केट में किताबों के दाम गिर जाते हैं। जिस वजह से होता क्या है कि जो कॉमन पीपल थे वो भी किताबों को ईजिली अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन अभी भी जो कॉमन लोग थे वो ये सोच रहे थे कि वो किताबों को क्यों खरीदे जब वो पढ़ी लिख नहीं सकते। तो इसके लिए जो पब्लिशर्स थे, मतलब जो किताबों को पब्लिश करते थे,
वो ऐसी किताबें प्रोड्यूस करने लगते हैं जिसमें टेक्स्ट की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता था। इससे हुआ क्या कि जो कॉमन लोग थे वो भी इन किताबों को आसानी से समझ सकते थे, भले ही वो कम पढ़े लिखे ही क्यों ना हो। तो इससे होता क्या है कि न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज होती है, मतलब जो हियरिंग पब्लिक थी वो ग्रेजुअली रीडिंग पब्लिक में चेंज हो जाती है। रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। दोस्तों, प्रिंट के आने की वजह से कोई भी व्यक्ति अपने आइडियाज़ को कई लोगों के बीच में सर्कुलेट कर सकता था, मतलब अपने विचारों को कई लोगों तक पहुंचा सकता था। इससे बहुत से लोग खुश थे, लेकिन कई लोगों को डर भी था। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उन्होंने प्रिंट को कंट्रोल नहीं किया कि क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रिंट की वजह से कोई रिवेलियस और इररिलीजियस थॉट स्प्रेड ना हो जाए। मतलब सोसाइटी में ऐसे थॉट्स ना फैल जाएं जिनसे लोग अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में जाकर उन्हें अपोज या क्रिटिसाइज करने लगे। बेसिकली कोई ऐसी चीज़ प्रिंट ना हो जाए जो कि बाद में जाकर विवाद का मुद्दा बन जाए। लेकिन इन लोगों को जिस बात का डर था, होता वही है। होता क्या है, 1517 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर, जो कि एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। तो ये क्या करते हैं, ये 95 थीसिस लिखते हैं। इसमें मार्टिन लूथर क्रिटिसाइज करते हैं रोमन कैथोलिक चर्च को, मतलब रोमन कैथोलिक चर्च की जो अलग अलग रिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी उस समय पर, उनको अपोज करते हैं अपनी 95 थीसिस की मदद से। और क्या करते हैं, ये ओपन चैलेंज करते हैं चर्च को कि दम है तो आओ और मेरे से डिबेट करो इस मुद्दे के ऊपर। देखते ही देखते इनकी राइटिंग की कई सारी कॉपीज प्रोड्यूस होने लगती हैं और कई सारे लोग 95 थीसिस को पढ़ने लगते हैं, जिस वजह से कई सारे लोग इनकी सपोर्ट में आ जाते हैं। और इस कारण से एक नया ग्रुप फॉर्म होता है प्रोटेस्टेंट का। मतलब अब जो चर्च था वो 2 ग्रुप्स में बट गया था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। तो देखा आपने कि प्रिंट की वजह से कितना बड़ा चेंज आ गया क्रिश्चियन सोसाइटी में। मतलब प्रिंट में बहुत पावर होती है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। इनफैक्ट जो मार्टिन लूथर थे वो भी स्वयं ये कहते थे कि प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। मतलब मार्टिन लूथर कहते थे कि प्रिंट भगवान का दिया हुआ एक परम उपहार है और सबसे बड़ा उपहार है। प्रिंट एंड डिसेंट। दोस्तों, प्रिंट की वजह से क्या होता है कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते थे वो जब धार्मिक किताबों को पढ़ते थे तो वे इन किताबों के मैसेजेस को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते थे। मतलब उन किताबों के मैसेज को सही ढंग से नहीं समझ पाते थे और कुछ भी गलत छपवा देते थे, क्योंकि तब कोई भी सेंसरशिप नहीं लगी थी, तब कोई भी कुछ भी चीज़ छाप सकता था। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जिनका नाम था मोनेक्यू। ये इटली के एक मिलर थे जो कि एक मिल में काम करते थे। तो ये क्या करते हैं, अपनी लोकेलिटी की अलग अलग किताबों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी बीच क्या होता है, ये बाइबल को भी पढ़ते हैं और ये बाइबल के मैसेज को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं और बाइबल के मैसेज को अपोज करते हुए कुछ गलत लिख देते हैं और छपवा देते हैं। इससे क्या होता है, रोमन कैथोलिक चर्च के सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाते हैं और वो इन्हें 2 बार पूछताछ के लिए बुलाते हैं और आखिर में इन्हें एक्साइल कर दिया जाता है, यानी कि मार दिया जाता है। तो इन सब बातों को नोटिस करते हुए रोमन कैथोलिक चर्च को ये रियलाइज होता है कि सेंसरशिप लगाना ज़रूरी है, तभी लोगों को कुछ गलत छापने से रोका जा सकता है। तो इसके लिए 1558 में एक प्रोहिबिटेड बुक्स का इंडेक्स तैयार किया जाता है, यानी कि एक लिस्ट तैयार की जाती है रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि किन किन बुक्स का पब्लिश करना प्रोहिबिटेड है, यानी कि वर्जित है। 4th टॉपिक है हमारा द रीडिंग मानिया। दोस्तों, 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में लिटरेसी रेट तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि जो चर्चेस थे उन्होंने अलग अलग विलेजेस में स्कूल्स खोलने शुरू कर दिए थे। 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते यूरोप की लिटरेसी रेट 60 to 80% तक बढ़ जाती है, जिस वजह से लोग रीडिंग के लिए पागल हो जाते हैं, यानी कि हर कोई व्यक्ति अब पढ़ना चाह रहा था, यानी कि सोसाइटी में रीडिंग के लिए कंपटीशन बढ़ने लगा था। इसके अलावा यूरोप में सस्ती लिटरेचर छपने लगी थी, जैसे कि एल्मेनिक्स यानी कि जो रिचुअल कैलेंडर्स होते थे उन्हें एल्मेनिक्स बोला जाता था। तो एल्मेनिक्स छपने लगते हैं, बैलेट्स और फोकटेल छपने लगती हैं, इंग्लैंड में चैप बुक्स छपने लगती हैं, फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू छपने लगती हैं। ये बेसिकली पॉकेट साइज की छोटी छोटी बुक्स होती थी जिन्हें कैरी करना आसान होता था, प्लस ये काफ़ी सस्ती होती थी। तो इस तरीके की बुक्स भी काफ़ी छपने लगी थी। 18th सेंचुरी के आते आते न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स भी मार्केट में आने लगे थे, बट उस समय पर इन न्यूज़पेपर्स में केवल वॉर और ट्रेड से रिलेटेड ही खबरें आती थी। इन सब के अलावा जो अलग अलग साइंटिस्ट और फिलोसफर थे, जैसे कि आइजैक न्यूटन, पेन बुटायर, रूसो, इन सब के जो आइडियाज़ और थ्योरीज थी वो भी वाइड नंबर में प्रिंट होने लगी थी, जिस वजह से लोग इनको पढ़ने में भी इंटरेस्ट जता रहे थे। तो यहाँ तक हमने इस टॉपिक पे जो कुछ पढ़ा, तो अगर मैं उसे समराइज करूँ
तो हमें रीडिंग मानिया क्यों देखने को मिला, मतलब रीडिंग के प्रति पागलपन क्यों देखने को मिला? तो ऐसा इसलिए क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ जाती है, जिस वजह से लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिए था पढ़ने के लिए। दूसरा, मार्केट में छोटी बड़ी रंग बिरंगी किताबें आने लगती हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स आने लगते हैं, जिस वजह से लोग इन किताबों के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो ये जो पागलपन था, कंपटीशन था, इंटरेस्ट था रीडिंग के लिए, इसी को बोला जाता है रीडिंग मानिया। ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, मिड 18 सेंचुरी तक लोगों को प्रिंट के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया था। लोग ये सोच रहे थे कि प्रिंट की वजह से सोसाइटी में प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट देखने को मिलेगा, और लोगों को देखने को भी मिल रहा था। लोगों का ये भी मानना था कि किताबों की मदद से पूरे वर्ल्ड को चेंज किया जा सकता है और सोसाइटी को डेस्पोटिज्म से आज़ाद कराया जा सकता है। डेस्पोटिज्म मतलब एक ऐसे सिस्टम से आज़ाद कराया जा सकता है जिसमें एक ही व्यक्ति के पास पूरी पावर होती थी, जैसे कि मोनार्की। ऐसे ही फ्रांस के एक नोवेलिस्ट थे जिनका नाम था लुइस सेबेस्टियन मेर्सियर। उनका मानना भी यही था कि द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। मतलब लुइस सेबेस्टियन मेर्सियर बोलते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस लोगों की प्रोग्रेस का और लोगों के ओपिनियंस का एक पावरफुल इंजन है जो कि दुनिया के डेस्पोटिज्म को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और दूसरी बात लुइस सेबेस्टियन बोलते हैं, ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द ब्रिचुअल राइटर्स। मतलब लुइस सेबेस्टियन दुनिया के अलग अलग डेस्पोटिक मोनार्क, यानी कि जो जालिम और क्रूअल राजा थे उस समय के, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जितने भी दुनिया के डेस्पोटिक मोनार्क हैं वो डरो, कापो और थरथराओ, क्योंकि अब जो है वो ब्रिचुअल राइटर का दौर आ गया है, यानी कि लिखने वालों का दौर आ गया है। क्योंकि अगर राइटर्स ने कुछ भी राजा के अगेंस्ट में लिख दिया और वो बात प्रिंट होकर लोगों में फैल गई, तो लोग राजा के खिलाफ में विद्रोह कर देंगे और राजा के सिस्टम को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। और दोस्तों ऐसा हुआ भी। दोस्तों, जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था उसमें प्रिंट का काफ़ी बड़ा रोल था। तो चलिए जानते हैं कि फ्रांस रेवोल्यूशन में प्रिंट का क्या रोल था। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रांस रेवोल्यूशन। दोस्तों, बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था वो प्रिंट कल्चर के आने की वजह से ही हुआ था। अब हिस्टोरियंस ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे 3 रीज़न है। बेसिकली वो इसके पीछे 3 आर्ग्यूमेंट देते हैं। पहला, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ द एनलाइटमेंट थिंकर। मतलब प्रिंट की वजह से जो पॉपुलराइज थिंकर्स थे, यानी कि फिलोसफर थे, उनके आइडियाज लोगों में पॉपुलराइज होने लगे थे। जैसे कि 2 फेमस फिलोसफर थे, वॉलेटियर एंड रूसो। ये क्या करते थे, ये अटैक करते थे चर्च की अथॉरिटीज को और डेस्पोटिक पावर्स को अपनी राइटिंग की मदद से। दूसरा रीजन था, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग्स एंड डिबेट्स। मतलब फ्रांस में प्रिंट के आने की वजह से लोगों में डिबेट और डिस्कशन होने लगा था। मतलब लोग आपस में डिस्कशन करने लगे थे, जिससे उन्हें ये समझ में आने लगा था कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए लोग जो एग्जिस्टिंग आइडियाज और बिलीफ थे जो कि पुराने समय से चले आ रहे थे, उन्हें क्वेश्चन करने लगे थे। तीसरा रीजन था, आपको पता है दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप्स में बटी हुई थी, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमनर्स। क्लर्जी में आते थे चर्च के लोग, नोबिलिटी में आते थे राजा और राजा के संबंधी लोग, और कॉमनर्स में आते थे आम लोग जैसे कि किसान और मजदूर। तो जो क्लर्जी और नोबिलिटी लोग थे, इनके पास बहुत पैसा था, ये बहुत ही ऐशो आराम से अपना जीवन जीते थे, प्लस इन्हें कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। वही जो कॉमनर्स थे वो बहुत गरीब थे और इनका जो जीवन था वो बहुत परेशानी में था, प्लस इनको टैक्स भी भरना पड़ता था। तो भाई 1780s क्या होता है, ऐसी कई सारी लिटरेचर्स पब्लिश होती हैं जो कि कॉमनर्स को सपोर्ट करती थी और उन्हें प्रेरित करती थी कि देखो तुम्हारे साथ कितना अत्याचार हो रहा है, तुम सो गरीबी में टैक्स देकर अपना जीवन गुजार रहे हो, वहीं ये क्लर्जी और नोबिलिटी लोग ऐसो आराम से अपना जीवन जी रहे हैं। तो इस तरीके की लिटरेचर जब पब्लिश होती हैं तो आम जनता में आग लग जाती है और फिर इसी की वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं हिस्टोरियंस के जो कि सीधा सीधा ये स्पष्ट करते हैं कि जो ये फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था उसमें प्रिंट कल्चर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द 19th सेंचुरी। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी में प्रिंट कल्चर किस तरीके से फैलता है और क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो दोस्तों 19th सेंचुरी में लिटरेसी रेट तेजी से बढ़ रही थी, जिस वजह से न्यू रीडर्स इमर्ज हो रहे थे। अब चिल्ड्रंस भी किताबें पढ़ रहे थे, वुमेन्स भी किताबें पढ़ रही थी, जहाँ तक कि वर्कर्स भी किताबें पढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं कि प्रिंट कल्चर की वजह से चिल्ड्रन के लिए क्या क्या चेंजेस हो रहे थे ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में बच्चों के लिए स्कूल टेक्स्ट बुक का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने लगा था। दूसरा, 1857 में फ्रांस में स्पेशली बच्चों के लिए ही एक चिल्ड्रंस प्रेस सेटअप की जाती है,
जिसकी मदद से बच्चों के लिए नई व पुरानी फेरी टेल्स छापी जाती थी। तीसरा, जर्मनी में दो भाई थे जिनको ग्रिम्स ब्रदर्स बोला जाता है। तो ये क्या करते थे, ये अलग अलग ट्रेडिशनल फोकटेल्स को इकट्ठा करते थे और बच्चों के लिए स्पेशल एडिशंस तैयार करते थे। और तो और दोस्तों, जो अनसुटेबल चीजें होती थी बच्चों के लिए, जैसे कि कोई वल्गर कंटेंट हो गया, तो ऐसी चीजों का एलाइट लोग विशेष तौर पर ध्यान रखते थे कि बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज प्रिंट नहीं होनी चाहिए जो कि बच्चों के लिए अनसुटेबल हो। तो बच्चों के कंटेस्ट में 19वीं सेंचुरी में यही सब देखने को मिल रहा था। तो अब हम देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी में वुमेन्स के लिए क्या हो रहा था। तो 19वीं सेंचुरी में वुमेन्स रीडर्स भी थी और राइटर्स भी थी, मतलब किताबें पढ़ती भी थी और किताबें लिखती भी थी। 19वीं सेंचुरी में स्पेशली महिलाओं के लिए ऐसी मैगजीन छपती थी जो कि बिहेवियर और हाउस कीपिंग को दर्शाती थी, मतलब महिलाओं को घरों में कैसे कामकाज करने चाहिए और कैसे रहना चाहिए, इस आधार पर कई सारी मैगजीन छपती थी जो कि महिलाओं को बहुत पसंद आती थी। इन सब के अलावा 19वीं सेंचुरी में कई सारी महिलाएं नोवेलिस्ट राइटर्स भी रही थी, यानी कि बहुत फेमस किताबें लिखने वाली महिलाएं भी थी, जैसे कि जेन अगस्टिन, द ब्रॉन्ट सिस्टर, जॉर्ज एलाइट। तो ये फेमस नोवेलिस्ट राइटर्स थी उस समय की, जिन्होंने बहुत अच्छी नोवेल लिखी थी। तो 19वीं सेंचुरी में महिलाओं का एक नया रूप देखने को मिला जो कि विल, स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से भरा हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि वर्कर्स का क्या सीन था 19वीं सेंचुरी में। तो वर्कर्स के लिए कई सारी लैंडिंग लाइब्रेरीज आ चुकी थी। लैंडिंग लाइब्रेरीज मतलब ऐसी लाइब्रेरीज आ चुकी थी जो कि किताबें किराए पर देती थी। इससे होता क्या है कि जो गरीब लोग थे, जो कि किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जैसे कि वाइट कॉलर वर्कर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, लोअर मिडिल क्लास पीपल हो गए, तो ये लोग भी किताबें रेंट पर लेकर किताबें पढ़ सकते थे। तो इससे होता क्या है कि जो वर्कर्स थे वो सेल्फ एजुकेटेड होने लगते हैं, मतलब स्वयं से पढ़ने लिखने लगते हैं। अब वर्कर्स न केवल किताबें पढ़ रहे थे बल्कि कई सारी किताबें स्वयं से लिख भी रहे थे, जैसे कि वर्कर्स कई सारे पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स को लिखते हैं और साथ ही कई सारी ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं। फर्दर इनोवेशन, अब हम देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी में प्रिंटिंग की फील्ड में क्या क्या इनोवेशंस आते हैं, मतलब प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस कौन सी थी, जो कि गुटेनबर्ग ने बनाई थी, यानी कि गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, जो कि बहुत पहले बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन 19वीं सेंचुरी में क्या होता है, कई और तरह की प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट होती है, जैसे कि न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रिचार्ड एम हुई, जो कि एक सिलेंड्रिकल प्रेस को इन्वेंट करते हैं, जो कि पावर ड्रिवन थी, यानी कि बिजली से चलने वाली थी। इस प्रेस की खास बात ये थी कि ये प्रेस इतनी फास्ट थी कि इससे 1 घंटे में लगभग 8000 कॉपीज प्रिंट की जा सकती थी। इसी तरीके से एक और प्रेस इन्वेंट होती है जो कि थी ऑफसेट प्रेस। इस प्रेस की खास बात ये थी कि इससे एक ही बार में 6 कलर प्रिंट किए जा सकते थे। और तो और दोस्तों, 20वीं सेंचुरी तक आते आते लगभग सारी प्रिंटिंग प्रेस इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो जाती है, यानी कि बिजली से चलने वाली प्रेसेस में बदल जाती है। प्रिंटिंग प्रेसेस के अलावा भी कई और चीज़ों में भी बदलाव देखने को मिलता है, जैसे कि पेपर फीडिंग में इम्प्रूवमेंट आता है, प्रेस की प्लेट की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा ऑटोमेटिक पेपर रील इंट्रोड्यूस होती है, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल इंट्रोड्यूस होता है, किताबों के लिए जैकलेट्स आने लगती हैं, यानी कि कवर्स आने लगते हैं। इस तरह की और भी कई सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि प्रिंट की शुरुआत इंडिया में कैसे होती है और कब होती है, और हम ये भी जानेंगे कि प्रिंट के आने से पहले इंडिया में किस तरीके से राइटिंग होती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। तो दोस्तों, हमारी इंडिया में प्रिंट के आने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, मतलब हाथों से किताबें लिखी जाती थी, जो कि कई सारी अलग अलग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होती थी, जैसे कि अरेबिक एंड संस्कृत। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता था। और तो और दोस्तों, मैन्युस्क्रिप्ट्स को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए उन पर वुडन कवर्स चढ़ाए जाते थे, या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स के सारे पेपर्स को एक साथ स्टिच कर दिया जाता था, यानी कि सिल दिया जाता था। पर दोस्तों, इंडिया की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उनमें कई सारी कमियां भी थी, यानी कि कई सारी लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, प्लस बहुत ज़्यादा फर्गाइल होती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा नाजुक होती थी, इसलिए इन्हें संभालना बड़ा मुश्किल होता था। दूसरी लिमिटेशन ये थी कि इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को समझना और पढ़ना हर किसी के लिए आसान नहीं होता था, क्योंकि इन्हें डिफरेंट स्क्राइब्स के द्वारा डिफरेंट स्टाइल में लिखा जाता था। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी मैन्युस्क्रिप्ट्स की, जिस वजह से मैन्युस्क्रिप्ट्स का कंसेप्ट तब तक चलता है जब तक इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी। प्रिंट कम्स टू इंडिया। तो अब हम ये देखते हैं कि इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस आखिर आती कैसे है और इसे कौन लेकर आता है।
तो मिड 16th सेंचुरी में कई सारे पोर्टुगीज और मिशनरी लोग गोवा आते हैं और ये अपने साथ इंडिया में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लेकर आते हैं। तो जैसे ही इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस आती है वैसे ही बुक्स की प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। 1674 तक आते आते इंडिया में 50 बुक्स कोंकण एंड कन्नड़ लैंग्वेज में छप जाती हैं। इसके अलावा इंडिया में जो कैथोलिक प्रीस्ट आए थे वो क्या करते हैं, इंडिया में पहली तमिल और मलयालम बुक प्रिंट करते हैं। और 1710 तक आते आते इंडिया में जो डच मिशनरीज आए थे वो भी इंडिया में 32 तमिल टेक्स्ट प्रिंट करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक जो भी प्रिंटिंग हो रही थी इंडिया में वो सब रीजनल लैंग्वेजेस में हो रही थी, कोई भी चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट नहीं हो रही थी। लेकिन 1780 के बाद इंडिया में इंग्लिश प्रिंटिंग स्टार्ट होने लगती है। अब कैसे स्टार्ट होती है, तो एक आयरिश व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स अगस्टस हिकी। तो ये क्या करते हैं, पहली इंग्लिश मैगजीन प्रिंट करते हैं इंडिया के अंदर जिसका नाम था बंगाल गैजेट। ये वीकली मैगजीन थी जो कि हर हफ्ते आती थी। इस मैगजीन में हिकी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स को पब्लिश करते थे और कॉलोनियल गवर्नमेंट के इंपोर्ट और सेल्स ऑफ स्लैब्स के बारे में बताते थे और तो और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के बारे में भी बहुत सारी बातें पब्लिश करते थे। तो उस समय के इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, वो परेशान थे हिकी की इस मैगजीन की वजह से, क्योंकि इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज डाउन हो रही थी। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग जेम्स अगस्टिन हिकी को परसिक्यूटेड करवा देते हैं, यानी कि जेल में डलवा देते हैं। और वॉरेन हेस्टिंग न्यूज़पेपर और मैगजीन वालों से कहते हैं कि कंपनी के बारे में छापना है तो छापो, पर ऐसी चीज छापो जिससे कंपनी की इमेज बढ़नी चाहिए ना कि घटनी चाहिए। धीरे धीरे 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते इंडिया के खुद के न्यूज़पेपर भी पब्लिश होने लगते हैं, जिसमें से पहला वही था बंगाल गैजेट। पहले वाले और इसमें अंतर यह था कि उसे शुरू किया गया था एक आयरिश मैन के द्वारा जो कि एक अंग्रेज था, और इसे शुरू किया गया था हमारी इंडिया के ही एक व्यक्ति के द्वारा जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, जो कि राम मोहन रॉय के काफी करीब थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजियस रिफॉर्म एंड डिबेट्स। दोस्तों 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही रिलीजियस इश्यूज के ऊपर इंटेंस डिबेट होना स्टार्ट हो गई थी, यानी कि धार्मिक मुद्दों के ऊपर बहस होना शुरू हो गई थी। और ये जो डिबेट थी वो पब्लिकली भी हो रही थी और प्रिंट के थ्रू भी हो रही थी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रिंट मटेरियल और न्यूज़पेपर आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम है, इसलिए बड़ी तादाद में कई सारे लोग पार्टिसिपेट करने लगे थे पब्लिक डिस्कशंस में और अपने आइडियाज को और व्यूज को एक्सप्रेस करने लगे थे, जिस वजह से कई सारे सोशल एंड रिलीजियस इश्यूज के ऊपर बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज होने लगी थी, यानी कि विवाद होने लगा था। जैसे कि विडो इमोलेशन के ऊपर, यानी कि सती प्रथा के ऊपर। विडो इमोलेशन का मतलब पुराने समय में एक सिस्टम चलता था जिसमें अगर किसी महिला का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी भी सुसाइड कर लेती थी उसकी चिता पर जलकर। ऐसे एक सिस्टम चलता था मोनोथिज्म का, यानी कि जिसमें लोगों का मानना ये था कि एक ही भगवान है। तो इस तरीके के जो अलग अलग सोशल और रिलीजियस टॉपिक थे इनके ऊपर कंट्रोवर्सीज हो रही थी, यानी कि विवाद हो रहा था। कई सारे रिफॉर्मर्स का मानना ये था कि ये सब जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और कई सारे रिफॉर्मर्स ये मान रहे थे कि ये सब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो इस तरीके से आपस में डिबेट हो रही थी। तो ये जो रिफॉर्मर्स थे वो अपने आइडियाज को और बिलीव्स को बड़ी तादाद में पहुंचाने के लिए रोज प्रिंट करते थे, और वो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रिंट करते थे, यानी कि लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएं। अब क्या प्रिंट करते थे चलिए जानते हैं। तो जो राम मोहन रॉय थे वो पब्लिश करते थे एक वीकली न्यूज़पेपर जिसका नाम था संवाद कौमुदी, जिसके थ्रू वो सती प्रथा के सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए कैंपेन चलाते थे अपने इस न्यूज़पेपर के थ्रू। तो कई सारे हिंदू बिलीफ के लोग जो कि ये मानते थे कि सती प्रथा का सिस्टम सही है, वो इन्हें अपोज करने के लिए 1821 में एक न्यूज़पेपर चालू करते हैं जिसका नाम था समाचार चंद्रिका, जिसके थ्रू वो अपोज करते थे राम मोहन रॉय के इस ओपिनियन को। ऐसे ही 1822 में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर भी पब्लिश होना शुरू हो गए थे, जिसमें से पहला था जामी जहान नामा और दूसरा था सारसुल अकबर। सिमिलरली 1822 में ही एक गुजरात न्यूज़पेपर भी अपीयर होने लगा था जिसका नाम था बॉम्बे समाचार। अब हम देखते हैं कि मुस्लिम लोगों में प्रिंट की क्या भूमिका थी, यानी कि रोल ऑफ प्रिंट अमॉन्ग मुस्लिम पीपल इन 19th सेंचुरी। तो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो मुस्लिम डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद जो मुस्लिम लोग थे वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। किससे डर रहे थे? कॉलोनियल गवर्नमेंट से, क्योंकि मुस्लिम्स को लग रहा था कि कहीं कॉलोनियल गवर्नमेंट उनका कन्वर्जन ना करा दे, यानी कि धर्म ना बदलवा दे, उन्हें मुस्लिम से क्रिश्चियन ना बना दे। इसलिए मुस्लिम जो है वो डर रहे थे। तो जो मुस्लिम उलेमास थे, यानी कि मुस्लिम धर्म के जो प्रचार करता थे,
वो क्या करते हैं, उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में कई सारी होली स्क्रिप्चर्स का संवाद छापते हैं, कई सारे रिलीजियस न्यूज़पेपर छापते हैं ताकि मुस्लिम लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक रह सकें और उन पर कॉलोनियल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना हो सके। और तो और दोस्तों, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम्स एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था दुइबिन सेमिनरी। इसके थ्रू ये कई सारे फतवा जारी करते थे, यानी कि ऑर्डर जारी करते थे और मुस्लिम लोगों को गाइड करते थे एवरीडे लाइफ में, और साथ ही मुस्लिम लोगों को इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स की मीनिंग भी एक्सप्लेन करते थे ताकि मुस्लिम लोग इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म की तरफ आकर्षित ना हो। अब हम देखते हैं कि हिंदू लोगों में प्रिंट की क्या भूमिका थी। रोल ऑफ प्रिंट अमोंग हिंदूज पीपल इन 19th सेंचुरी। तो प्रिंट के पॉपुलर होने के बाद हिंदू लोगों ने भी कई सारी रिलीजियस बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मार्केट में बहुत सारी हिंदू रिलीजियस बुक्स प्रिंट होने लगी थी, वो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में, यानी कि लोकल लैंग्वेज में। जैसे कि 1810 में कलकत्ता में तुलसीदास जी की रामचरितमानस का पहला प्रिंटेड एडिशन प्रिंट होता है जो कि अवधी लैंग्वेज में था। इसके अलावा 1880s के बाद से कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर कई सारे चीफ लिथोग्राफिक एडिशंस आने लगते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन होते थे, प्लस ये बहुत सस्ते होते थे, तो कई सारे लोग इन्हें खरीद रहे थे। और तो और दोस्तों, इंडिया में अलग अलग जगहों पर प्रिंटिंग प्रेस सेटअप होने लगी थी जो कि मुख्य रूप से रिलीजियस टेक्स्ट पर ओरिएंटेड थी, मतलब मुख्य रूप से धार्मिक किताबें ही प्रिंट करती थी। जैसे कि नवल किशोर प्रेस जो कि लखनऊ में सेटअप की गई थी, और श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो कि बॉम्बे में सेटअप की गई थी। इस तरह की कई सारी प्रेस सेटअप होने लगती हैं जिस वजह से जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने लगते हैं और लोगों के बीच में रिलीजन से रिलेटेड मुद्दों पर डिस्कशन, डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज होने लगती हैं। और अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो प्रिंट की वजह से लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी हो रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंट की वजह से कई लोगों के बीच में लड़ाई भी हो रही थी और कई लोगों के बीच में दोस्ती भी हो रही थी। 8th टॉपिक है हमारा न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। तो जैसा कि हमने देखा था कि यूरोप में समय के साथ साथ नई नई किताबें पब्लिश हो रही थी, ठीक उसी प्रकार से इंडिया में भी ना केवल रिलीजियस टेक्स्ट प्रिंट हो रहे थे बल्कि और भी नई नई चीज़ें पब्लिश होना शुरू हो गई थी। डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटेड मटेरियल्स आना शुरू हो गए थे। जैसे कि नोवेल्स आई पहले यूरोप में थी, लेकिन नोवेल्स का कल्चर धीरे धीरे इंडिया में भी आ गया था। अब नोवेल्स में छपता क्या था? तो नोवेल्स में छपता था लोगों का जीवन, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके इमोशंस और उनके रिलेशंस। इन विषयों पर जो है इंडिया में भी नोवेल्स छपना शुरू हो गई थी और इंडिया में अलग अलग लिटरेसी फॉर्म आने लगी थी जिसमें लिरिक्स होते थे, शॉर्ट स्टोरीज होती थी, ऐसे होते थे। इस तरह की कई सारी लिटरेचर्स आने लगी थी जो कि लोगों के जीवन और भावनाओं पर आधारित होती थी। इसके अलावा विजुअल प्रिंटेड मटेरियल्स का आना शुरू हो गया था, यानी कि पेंटिंग्स का आना शुरू हो गया था, यानी कि बड़ी स्केल में पेंटिंग्स भी छपने लगी थी। पेंटिंग की खास बात ये थी कि कुछ लिखा भी नहीं होता था ना, तो भी लोग आसानी से समझ सकते थे। जैसे कि आप इस पेंटिंग को देखो, इसमें कुछ लिखा नहीं है लेकिन फिर भी हमें समझ में आ रहा है कि ये एक गांव का सीन है। इसमें एक महिला चरखा चला रही है, ये चारपाई बना रहे हैं, यहाँ पर ये पानी भर रहे हैं। तो भले ही कुछ लिखा नहीं है लेकिन फिर भी हमें समझ में आ रहा है। तो पेंटिंग्स के छपने की वजह से समझना आसान हो गया था। तो ऐसे ही व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा रवि वर्मा, जो कि बहुत ही फेमस पेंटर थे उस समय के। तो अगर आप इनकी पेंटिंग को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि ये कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाते थे। तो इनका बहुत ही प्रोमिनेंट रोल था इंडिया में पेंटिंग को डेवलप करने में। और तो और दोस्तों, उस समय पर इंडिया में कार्टून्स और कैरिकल्चर्स भी छपना शुरू हो गए थे। इनका इस्तेमाल उस समय पर किया जाता था सोशल और पॉलिटिकल इशूज़ पर कमेंट करने के लिए। तो देखा आपने कि इंडिया में किस तरीके से न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन आया और इससे हमें रिलीजन का, ट्रेडिशंस का, पॉलिटिक्स का और सोसाइटी का एक नया शेप देखने को मिला। वुमेन एंड प्रिंट। धीरे धीरे इंडिया में महिलाओं के जीवन और उनके विचारों के बारे में लिखना शुरू हो गया था। स्पेशली जो मिडिल क्लास की महिलाएं थी उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया था। जहाँ तक कि जो जर्नल्स थे उन्होंने भी महिलाओं के बारे में छापना शुरू कर दिया था कि महिलाओं को पढ़ना कितना ज़रूरी है। कई सारे हिंदुओं का मानना ये था कि अगर कोई वुमन पढ़ लिख गई तो वो विधवा हो जाएगी, और कई सारे मुस्लिम्स का मानना ये था कि अगर किसी पढ़ी लिखी महिला ने उर्दू रोमांस को पढ़ना शुरू कर दिया तो वो करप्ट हो जाएगी, यानी कि चरित्रहीन हो जाएगी। पर ऐसा नहीं था। हम सब जानते हैं कि पढ़ने लिखने से किसी भी महिला का जीवन खराब नहीं हो सकता बल्कि बेहतर ही हो सकता है। पर क्या करें, उस समय के जो लोग थे उनकी मेंटलिटी ही ऐसी थी कि वो महिलाओं को पढ़ते हुए नहीं देख सकते थे। पर दोस्तों, हमारे देश की महिलाएं कम थोड़ी ना थी। भले ही वो ओपनली नहीं पढ़ पाती थी पर वो चोरी छुपे जरूर पढ़ती थी।
ऐसे ही एक महिला थी जिनका नाम था राज सुंदरी देवी। इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो ये चोरी छिपे अपने बच्चों की किताबों से किचन में जाकर पढ़ती थी। तो इस तरीके से उन्होंने पढ़ना सीखा और बाद में जाकर 1876 में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमर जीवान, जो कि बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी थी वो भारत की पहली ऐसी ऑटोबायोग्राफी थी जिसे एक महिला के द्वारा लिखा गया था। ऐसे एक महिला रिफॉर्मर थी जिनका नाम था कैलाश वासनी देवी, जो कि अपनी राइटिंग की मदद से वुमेन्स के एक्सपीरियंसेस को दर्शाती थी कि महिलाओं को किस तरीके से कैद कर कर रखा जाता था, उन्हें कैसे इग्नोर किया जाता था, उन्हें कैसे लेबर की तरह काम कराया जाता था। इस तरह की कई सारी समस्याओं के बारे में वो बताती हैं। इसी तरीके से ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ये भी कई सारी बातें लिखती हैं अपर क्लास हिंदू महिलाओं के जीवन पर आधारित। स्पेशली जो विधवा औरतें थी उनके जीवन के बारे में लिखती हैं कि उनकी कंडीशन कैसी होती थी। तो देखा आपने कि कैसे महिलाएं प्रिंट की मदद से अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचा रही थी। अब धीरे धीरे क्या होता है, 1870s के बाद से हिंदी प्रिंटिंग शुरू हो जाती है और महिलाओं के एजुकेशन के सपोर्ट में कई सारी चीज़ें छपने लगती हैं। कई सारे जर्नल्स भी छपने लगते हैं, डिबेट और डिस्कशन होने लगते हैं कई इशूज़ के ऊपर, जैसे कि वुमेन एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज, इन विषयों के ऊपर चर्चा होने लगती है। औरतों और महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए ऐसी कई सारी बुक छपने लगती हैं, जैसे कि स्त्री धर्म विचार, जो कि राम चड्ढा के द्वारा लिखी गई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि महिलाएं एक आइडियल वाइफ कैसे बन सकती हैं। प्रिंट एंड पुअर पीपल, 19वीं सेंचुरी तक आते आते मार्केट में सस्ती किताबें आ चुकी थी और इंडिया की जो पब्लिक लाइब्रेरीज थी वो पूरी तरीके से भर चुकी थी अर्ली 20वीं सेंचुरी तक। इसलिए जो गरीब लोग थे वो भी आसानी से किताबें पढ़ रहे थे। पर उस समय पर जो गरीब लोग थे वो एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे थे, जो कि थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जाति को लेकर उस समय पर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था। तो कई सारे लोग आवाज़ उठाते हैं इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, जैसे कि ज्योतिबा फुले। इन्होंने क्या किया था, 1871 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे आम लोगों को कास्ट के बेसिस पर इनजस्टिस फेस करना पड़ता था। ऐसे ही बी आर अम्बेडकर जी थे और ई.वी. रामास्वामी जी थे, ये भी कास्ट के ऊपर काफ़ी बातें लिखते थे। इनकी जो राइटिंग होती थी वो पूरी इंडिया में पढ़ी जाती थी। इसी तरीके से कानपुर के एक मिल वर्कर थे जिनका नाम था काशी बाबा। इन्होंने भी 1938 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था छोटे और बड़े का सवाल, जिसमें उन्होंने कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बीच के लिंक को दर्शाया था। इन्हीं की तरह एक और कानपुर मिल वर्कर थे जो कि सुदर्शन चक्र नाम से कई सारी कविताएं लिखते थे, जिनके कलेक्शन को बोला गया सच्ची कविताएं। इसके अलावा कई सारी लाइब्रेरी सेटअप की जाती हैं बेंगलोर और बॉम्बे में। लास्ट टॉपिक है हमारा प्रिंट एंड सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सेंसर करना, मतलब किसी भी चीज़ को सप्रेस करना या पाबंदी लगाना। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रिंट के कंटेस्ट में क्या क्या सेंसरशिप लगाई गई थी, मतलब क्या छपना चाहिए क्या नहीं छपना चाहिए। तो बिफोर 1798 जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी प्रिंट सेंसरशिप को लेकर, क्योंकि तब उन्हें कोई अपोज करने वाला ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो इंग्लिश मैन थे, मतलब उस समय पर इंडिया में जो अंग्रेज रहते थे, वो क्रिटिसाइज करने लगते हैं कंपनीज को जो कि मिसरूल कर रही थी इंडिया में। तो कंपनी वालों को ये डर था कि कहीं इसी तरीके से क्रिटिसिज्म होता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो ट्रेड मोनोपोली है वो इंडिया में बर्बाद हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है, बाय 1820 कोलकाता सुप्रीम कोर्ट रेगुलेशंस पास करता है प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही इंकरेज करता है ऐसे पब्लिकेशंस को जो कि ब्रिटिश कंपनीज के बारे में अच्छा छापते थे। फिर क्या होता है, 1835 में जो एडिटर थे इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर के, वो पेटिशन डालते हैं गवर्नमेंट जर्नल के लिए, मतलब एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पहले की तरह फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, मतलब कोई भी कुछ भी छाप सकता है, कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो थे बेंटिक, तो वो मान जाते हैं प्रेस लॉ को रिवाइज करने के लिए, मतलब पहले जैसा करने के लिए। तो थॉमस मैकाले जो कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, वो नए रूल्स बनाते हैं जिससे पहले जैसी फ्रीडम ऑफ प्रेस वापस आ जाती है, अब कोई भी कुछ भी छाप सकता था। इसके बाद क्या होता है, 1857 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट होता है, और हम सभी जानते हैं कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो पहली लड़ाई थी जो कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ी थी। हाँ, ये वही लड़ाई थी जो कि महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा लड़ी गई थी। इसे हिंदी में 1857 की क्रांति बोला जाता है। तो इतने बड़े रिवॉल्ट की वजह से होता क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है।
रिवॉल्ट के बाद वर्नाकुलर न्यूज़पेपर वाले अब नेशनलिस्ट बन गए थे, मतलब ऐसी चीजें प्रिंट करने लगे थे जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना जगने लगी थी। तो ऐसे में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो टेंशन में आ गई कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होता है, जिसके तहत गवर्नमेंट नज़र रखती थी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर के ऊपर कि कुछ गलत प्रिंट तो नहीं हो रहा। अगर कोई न्यूज़पेपर ऐसी चीज़ प्रिंट करते हुए पाया जाता था जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होती थी, तो उसे पहले वार्निंग दी जाती थी, और वार्निंग के बावजूद भी अगर कोई नहीं मानता था तो उस पूरी न्यूज़पेपर प्रेस को ही सीज कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, इतनी सेंसरशिप के बावजूद भी इंडिया में नेशनलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल्स का प्रिंट होना बंद नहीं होता है। कई सारे लोग जेल जा रहे थे, कई सारे न्यूज़पेपर सीज हो रहे थे, लेकिन फिर भी प्रिंटिंग जारी थी क्योंकि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जग रही थी। 1907 में बाल गंगाधर तिलक एक आर्टिकल लिखते हैं केसरी न्यूज़पेपर में, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस बात से पूरे देश में हड़कंप मच जाता है और प्रोटेस्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर से हमें क्या पता चला कि प्रिंट कल्चर की मदद से लोगों को एक नई आवाज़ मिली, जिससे वो अपने व्यूज़ को जनता में पहुँचा पाए और अपनी हक की लड़ाई लड़ पाए। तो जो आज हम प्यारी प्यारी बुक्स देखते हैं, मैगजीन्स देखते हैं, वो यूं ही प्रिंट नहीं होती हैं, बल्कि उनकी प्रिंटिंग के पीछे एक बहुत पुराना इतिहास रहा था, जो कि आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।